स्पेशल केसेस में जो केस डिस्कस करेंगे और वो है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। डीजेनरेसी और अल्टरनेटिव ऑप्टिमा हम कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे अनबाउंडेड को, और आज ही के दिन कोशिश करेंगे कि इनफिजिबल भी डिस्कस। मॉडल बहुत सिंपल है, टू कंस्ट्रेंट, टू वेरिएबल और कंस्ट्रेंट्स भी लेस देन इक्वल टू। फोकस यही है कि हम सिंप्लेक्स मेथड की डिटेल में जाने की बजाय अपने स्पेशल केस पे कंसंट्रेट करें, तो इसलिए सिंपल मॉडल लिया है। सबसे पहला स्टेप, आपके पास ये जो गिवन मॉडल है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, और अब हमें ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे है। लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स हैं, दो स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाए, ऐड किए इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए, और राइट हैंड साइड ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जीरो बनाने के लिए ये साइड लेफ्ट साइड पे ले। नेक्स्ट है इसको टेबल में लेके जाना। तो अब टेबल में डेटा आपको पता है S1 10, S2 40, और ये डेटा इधर रखा है ये इधर फिल कर दिया, और ऑब्जेक्टिव के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इधर फिल कर दिए। ये सारी डिटेल आप सिंप्लेक्स मेथड में सीख चुके हैं, इधर उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो एंटरिंग वेरिएबल मोस्ट नेगेटिव, ये एंटरिंग होगा। रेशियो टेस्ट लगाएंगे, 10 डिवाइड बाई 1, 40 डिवाइड बाई 2। मिनिमम रेशियो आपको नजर आ रही है 10, और इसके अगेंस्ट वेरिएबल है S1, तो S1 आपके पास लिविंग आ जाए। S1 अगली आइट्रेशन में इसकी जगह ले लेगा X1 और न्यू पिवट रो। तो यहाँ ओल्ड पिवट को पिवट एलिमेंट से डिवाइड करके, आपको पता होगा हम न्यू पिवट कैलकुलेट किया करते थे, उसी तरह से किया है। जेड रो ये है कि आप रो ऑपरेशंस लगा के, ये भी आपको आइडिया है। इसी तरह ये S2 ओल्ड रो है, तो न्यू S2 रो ऑपरेशंस के साथ ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी भी ऑप्टिमैलिटी अचीव नहीं हुई। -3 आपका एक ऑब्जेक्टिव ऑप्शन नेगेटिव है, ये एंटरिंग होगा। रेशियो कैलकुलेट करें तो 10 डिवाइडेड बाय -1 इनवैलिड, नेगेटिव इग्नोर करते हैं। 20 डिवाइड बाई 2 10, ये आपकी एक ही रेशियो कैलकुलेट किया और वही मिनिमम होगी, तो आपका लिविंग वेरिएबल होगा S2। तो एंटरिंग X2, लिविंग S2, तो इधर S2 की जगह पे आएगा X2, ये न्यू पिवट रो, और Z रो वो आपकी न्यू Z रो ऑपरेशंस के साथ, और X1 रो ऑपरेशन के साथ आपने ये कैलकुलेट की। और अभी भी आपका जो सॉल्यूशन है वो नॉन ऑप्टिमल है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट अभी भी एक नेगेटिव नजर आ रहा है। इसको लिविंग कर एंटरिंग बनाएंगे और रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो रेशियो क्या होगी 20 डिवाइड बाई 0 इंफिनिटी, इग्नोर करना है, इनवैलिड। 10 डिवाइड बाई -1 नेगेटिव, इट मींस ये भी इग्नोर करना है। इट मींस आपको रेशियो टेस्ट आपका फेल हो रहा है, आपको लिविंग नहीं मिल रहा। तो रेशियो टेस्ट फेल होने का मतलब है कि आपका ये जो सोल्यूशन है, ये जो आपका मॉडल है, इसका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ऑप्टिमल नहीं, इसका जो सोल्यूशन है वो अनबाउंडेड। अनबाउंडेड की डिटेक्शन के लिए यही काफी है कि उसमें किसी भी आइट्रेशन पे अगर रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो वो सोल्यूशन अनबाउंडेड होगा। जी, यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं, बताइएगा। नो सर। आपकी ऑप्टिमैलिटी अचीव नहीं हुई और आपका लिविंग मिल ही नहीं रहा, तो आप स्ट्रक कर गए। तो स्ट्रक करने वाली सिचुएशन को आप इस तरह से हाईलाइट करें। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, जबकि अनबाउंडेड में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। आप इस फर्स्ट आइट्रेशन को, यानी मॉडल से जब स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने ये एंट्रीज इधर फिल की, तो वहां भी बताया जा सकता है, उसको देखकर भी बताया जा सकता है कि इसका सोल्यूशन अनबाउंडेड होगा, सोल्यूशन स्पेस अनबाउंडेड होगी। देखते हैं कैसे। ये मैंने वही फर्स्ट आइट्रेशन ले ली, मैंने सॉल्व नहीं किया। तो फर्स्ट आइट्रेशन में है क्या, आपके जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं,
कौन से इधर नॉन बेसिक है इस आइट्रेशन में? कौन से वेरिएबल्स S1 S2 x1 और x2? ये तो बेसिक है आपके, ये बेसिक है, नॉन बेसिक है x1 x2। आपके जो नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे उनके कॉलम्स को आपने चेक करना है कंस्ट्रेंट सेक्शन में। देखते हैं, ये देखें x1 नॉन बेसिक था, ये कॉलम, x2 ये कॉलम, इनके कॉलम में कंस्ट्रेंट सेक्शन के कोएफिशिएंट्स को देखना है। ये वाला, ये जरा कर्सर देखिएगा, कंस्ट्रेंट सेक्शन में ये कॉलम बनता है। इसको आपने देखा पॉजिटिव वैल्यू से, इसको देखा नेगेटिव वैल्यूज है या जीरो है। अगर आपके नॉन बेसिक जो वेरिएबल्स हैं करंट आइट्रेशन में, अगर उनके अंडर कॉलम में नेगेटिव कोएफिशिएंट्स हो, पॉजिटिव ना हो, तो रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि इसी कॉलम को लेके आप रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो तो इसको डिवाइड करना होता है, तो आपका रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो इसमें आपको अगर इधर से नजर आ जाता है इन दोनों में से कोई भी एक कॉलम, इसमें देखें जीरो और नेगेटिव, अगर ये 4 रोज होती, ये -1 होता, ये -3, ये -9 और आखिरी 0 होता, तो फिर भी हमारे लिए फॉर्मूला ये है कि अगर नॉन बेसिक वेरिएबल के अंडर जो कॉलम है उसके कंस्ट्रेंट वाले कोएफिशिएंट्स अगर नेगेटिव, सारे नेगेटिव हैं तब भी अनबाउंडेड, सारे जीरोस हैं तब भी अनबाउंडेड, और नेगेटिव और जीरोस हैं तब भी अनबाउंडेड, एक भी अगर पॉजिटिव हुआ तो फिर अनबाउंडेड नहीं होगा। तो यहां पे देखें ये अनबाउंडेड केस है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि एंटरिंग वेरिएबल तो ये होता है नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव, तो ये तो रेशियो कैलकुलेट हो सकती है, तो हम इसको क्यों देख रहे हैं, यहां से अनबाउंडेडनेस को क्यों, क्योंकि ये तो एंटरिंग नहीं है, ये तो लीस्ट नेगेटिव है। तो इसका आंसर ये है कि मैंने आपको कहा था जो नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं जिनके नेगेटिव कोएफिशिएंट्स होते हैं वो दोनों के दोनों एंटरिंग कैंडिडेट्स होते हैं, दोनों के दोनों एंटरिंग कैंडिडेट्स। मीन एफिशिएंट वे है कि मोस्ट नेगेटिव को लेके चले, लेकिन जो लीस्ट नेगेटिव है वो भी एंटरिंग कैंडिडेट हो सकता है, होता है। अब अगर फर्क इतना है, अगर मोस्ट नेगेटिव को लेके जाएंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा, यानी आपकी ऑप्टिमम या जो भी प्रॉब्लम, आपकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस मिनिमम हो जाएंगी। और अगर आप लीस्ट नेगेटिव को लेके जाएंगे फिर भी उसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होगा, ठीक सॉल्व हो रहा होगा, लेकिन नंबर ऑफ आइट्रेशंस बढ़ जाएंगी। सिर्फ एफिशिएंसी का इश्यू है इन दोनों में, अदरवाइज दोनों एंटरिंग कैंडिडेट्स हैं। अगर एंटरिंग कैंडिडेट्स हैं तो कहीं ना कहीं जाके ये रेशियो टेस्ट फेल होना ही है, तो बजाय हम उसको आगे लेके जाने की यहीं से ही डिटेक्ट कर लेते हैं। जी पॉइंट फॉलो कर रहे हैं, बताइएगा। यस सर। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। मैंने कहा था इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये मॉडल है जी। सर अगर कोई किसी भी कंस्ट्रेंट में अगर सारे जीरो हो तो फिर भी अनबाउंडेड होगा। हाँ देखिए ना, वो एंटरिंग अगर कैंडिडेट है, किसी कॉलम की बात नहीं है, नॉन बेसिक वेरिएबल्स के कॉलम की बात कर रहे हैं। वही कह रहा हूँ ना सर, x1 x2 x3 या जो भी होगा, अगर सारे जीरोस हैं फिर भी अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस होगी। क्यों भाई, अगर इसको मैं एंटरिंग लूंगा तो रेशियो कैसे कैलकुलेट होगी, फेल हो जाएगा ना रेशियो टेस्ट, इन्फिनिटी आएगी सबकी, इस जीरो ने डिवाइड होना है। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है सर। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं सबसे पहले ये अनबाउंडेडनेस आपको ना ग्राफिकल मेथड से दिखाते हैं, फिर इस तरफ वापस आते हैं। इसी प्रॉब्लम को इधर तो मैंने बता दिया कैसे अनबाउंडेडनेस क्लियर होगी, बल्कि डिस्कस चलें ग्राफिकल पहले देख लेते हैं जी। इसका ग्राफ बनाते हैं, ये इसका ग्राफ है, बनाने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी जानते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो कंस्ट्रेंट है इसकी ये लाइन ड्रॉ हुई, ये जो सेकंड कंस्ट्रेंट है एक ही वेरिएबल है, एक मिसिंग है, ये वर्टिकल लाइन बनेगी इसकी। और ये जब लाइन आपने ड्रॉ की थी सॉल्यूशन स्पेस इधर थी शेडेड, ये जब लाइन ड्रॉ की तो सॉल्यूशन स्पेस इधर थी, तो कॉमन रीजन ये बनेगा। अब आप देखें ये रीजन इस साइड से अनबाउंडेड है, क्यों, ये इन्फिनिटी तक जा रही है ये लाइन, तो ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस बनेगी, क्योंकि उसने इस लाइन के लेफ्ट साइड पे सारी सॉल्यूशन स्पेस है, ये इन्फिनिटी तक सॉल्यूशन स्पेस बनेगी। तो आपने देखा कि ये अनबाउंडेडनेस आपको ग्राफ में इस तरह से नजर आ रही है।
एक तो आप मुझे बताएंगे ये अनबाउंडेडनेस किस डायरेक्शन में है? वेरिएबल दो ही है, x1 और x2। x1 डायरेक्शन में है या x2 डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में x2 डायरेक्शन, x2 डायरेक्शन में है। एक तो ग्राफ में ये नजर आ रहा है कि ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस है, नंबर 1। नंबर 2, किस डायरेक्शन में अनबाउंडेड है वो भी नजर आ रहा है, x2 डायरेक्शन में। तो दोनों चीजें इधर हमें पता चल रही हैं। और तीसरी चीज, z के बारे में भी पता चल रहा है कि ये भी अनबाउंडेड है। क्यों? z इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं इस लाइन को पैरेलल z वाली, ये डैश्ड लाइन, इस तरह स्लाइड करूं तो मुझे z इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा, लेकिन शेडेड रीजन कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये लाइन इन्फिनिटी तक है और ये z भी जब मैं ड्रैग करूंगा तो वो लाइन भी एक्सपेंड कर रही है इन्फिनिटी तक, आसमानों तक। तो आप ये लाइन ऐसे ड्रैग करते जाएंगे, आपका कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलेगा बल्कि z भी इन्फिनिटी तक इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। फॉलो कर रहे हैं इस पॉइंट को? यस सर। आपको तो ये कॉर्नर मिलना ही नहीं क्योंकि तो ये इन्फिनिटी तक है। तो इसको ड्रैग करते जाएं तो आपको तीन चीजें पता चली ग्राफ के जरिए। पहली, अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस। दूसरी, अनबाउंडेडनेस x2 डायरेक्शन में। तीसरी, z भी अनबाउंडेड है। ये ग्राफ में तो नजर आ रहा है, अलजेब्राइक वे में कैसे डिटेक्ट करना है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जरा देखें, अलजेब्राइक वे में मैंने ये बताया कि जैसे ही आप इसको फर्स्ट आइटरेशन में लेके आते हो तो आपको इसी वक्त नजर आ गया कि नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, उनके अंडर अगर नेगेटिव और जीरो कोएफिशिएंट्स हैं तो सॉल्यूशन स्पेस अनबाउंडेड होगी। पहला पॉइंट आपका इधर से पता चला। पहला पॉइंट क्या था? सॉल्यूशन स्पेस अनबाउंडेड है या नहीं, ये बताएगा। दूसरा पॉइंट, किस डायरेक्शन में अनबाउंडेड है? इधर हमें नजर आ रहा है x2, तो अलजेब्राइक में कैसे डिटेक्ट करेंगे किस डायरेक्शन में? भी जैसे ही आपको पता चला कि इस कॉलम की वजह से अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस आई है, तो ये कॉलम कौन से वेरिएबल का है? x2। इट मींस इसी डायरेक्शन में अनबाउंडेडनेस अलजेब्राइक मेथड में ऐसे डिटेक्ट करेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। पहला इसने बता दिया कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस, और किस इस कॉलम कौन सा है? x2, उसने बता दिया किस डायरेक्शन में अनबाउंडेडनेस है। तीसरा पॉइंट, z अनबाउंडेड है या नहीं, वो इसी कॉलम का ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट बताएगा। ये है -1। तो मैक्सिमाइजेशन में अगर ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट जब आपकी डिटेक्ट हो जाए अनबाउंडेड है, उस वक्त की बात हो रही है। ये तो फर्स्ट आइटरेशन में पता चल गया, जरूरी नहीं है फर्स्ट आइटरेशन में ही पता चल जाए अनबाउंडेडनेस का। हो सकता है इधर दोनों सॉल्यूशन जो एंटरिंग कैंडिडेट्स हैं दोनों में एक आध पॉजिटिव कोएफिशिएंट हो और ये एक आइटरेशन आगे सॉल्व हो रहा हो, तो करें सॉल्व। दूसरी आइटरेशन पे भी सॉल्व हो रहा है, तीसरी पे चले जाएं। जब तीसरी पे गए वहां पे पता चला कि नहीं, अब जो तीसरी में अलग डिफरेंट नॉन बेसिक वेरिएबल्स उनके एंटरिंग और लिविंग चेंज होके बेसिक और नॉन बेसिक भी चेंज हो रहे हैं। तो तीसरी आइटरेशन में जो भी उस करंट आइटरेशन में, थर्ड आइटरेशन में जो भी उस वक्त नॉन बेसिक हैं, उनमें से अगर किसी कॉलम में ये डिटेक्शन हो गई कि कंस्ट्रेंट के जो कोएफिशिएंट्स हैं नेगेटिव और जीरोस हैं, इट मींस वहीं पे स्टॉप कर दें। आप कहें कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन डिटेक्ट हो गया। और उस वक्त जब ये डिटेक्शन हो, उस वक्त उस कॉलम, वो किस वेरिएबल के अंडर वो कॉलम है, उस डायरेक्शन में वो अनबाउंडेडनेस हो। ये थर्ड आइटरेशन की बात कर रहा हूं, जब फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुई है। तो यहाँ फर्स्ट आइटरेशन में डिटेक्ट हो गई है, तो अगर जहां भी जिस आइटरेशन में डिटेक्शन होगी उस आइटरेशन में कहेंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और किस डायरेक्शन में? जिस कॉलम में ये डिटेक्शन होगी कि उस वेरिएबल की डायरेक्शन में ये अनबाउंडेड है। और दूसरा, उसी वक्त उसी आइटरेशन में उसी कॉलम का ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट देखेंगे। अगर वो नेगेटिव है जैसे ये नजर आ रहा है और प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है, तो हम कहेंगे z भी अनबाउंडेड है। और अगर z पॉजिटिव है और मैक्सिमाइजेशन का केस है, फिर z अनबाउंडेड नहीं है, सॉल्यूशन स्पेस अनबाउंडेड है। किस डायरेक्शन में वो भी पता चल गया,
लेकिन जी अनबाउंडेड नहीं है। आपने देखा होगा कि हमने डाइट प्रॉब्लम लिया था, शायद वलीद ने या किसी और ने क्वेश्चन किया था कि ये अनबाउंडेडनेस है, तो हमें क्या पता, मैंने कहा था कि हो सकता है आपका जी अनबाउंडेड रीजन में ना हो, बाउंडेड की तरफ इंप्रूव कर रहा हो, तो उसमें तो आपको जी मिल जाएगा। सॉल्यूशन स्पेस अनबाउंडेड होते हुए भी आपको आंसर मिल जाता होता है। पॉइंट फॉलो कर रहे हैं मेरा? Yes, sir. तो अब इसी आइट्रेशन में हम आए, डिटेक्शन हो गई कि ये देखें नेगेटिव और जीरोस कोएफिशिएंट है, मींस एंटरिंग वेरिएबल। हमने ये नहीं देखा ये मोस्ट नेगेटिव एंटर हो सकता है, ये नहीं, सारे नॉन बेसिक को देखना है जो एंटरिंग कैंडिडेट होंगे। तो इसने बताया अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस, और इसने बताया x2 डायरेक्शन, और ये मैक्सिमाइजेशन के केस में नेगेटिव ने बताया कि z भी अनबाउंडेड है। अगर प्लस पॉजिटिव होगा तो फिर z अनबाउंडेड नहीं है। ये तो था मैक्सिमाइजेशन के केस में। मिनिमाइजेशन अगर होगा तो सिर्फ इतना ही फर्क होगा, अगर यहां मैं मेन लगा दूं, अभी मैं मेन लगा अगर एज्यूम कर लूं तो क्या होगा, ये कंस्ट्रेंट सेक्शन तो उसी तरह ही नेगेटिव और जीरोस अनबाउंडेड, इसका मैक्सिमम और मिनिमम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि रेशियो कैलकुलेट करते हैं हम ये नहीं देख रहे होते ये मैक्सिमाइजेशन है या मिनिमाइजेशन। तो ये इधर मैं एज्यूम कर रहा हूं मिनिमाइजेशन, इसने ही बता दिया सॉल्यूशन स्पेस अनबाउंडेड है। ये किस डायरेक्शन में वो भी बता दिया x2 में। यहां तो सेम डिसीजन होगा जो मैक्स तक में था वही मिन में, लेकिन ये डिसीजन डिफरेंट है। अगर ये मिन है तो इधर पॉजिटिव कोएफिशिएंट बताएगा कि z अनबाउंडेड है, और नेगेटिव कोएफिशिएंट मिन के केस में बताएगा कि z अनबाउंडेड नहीं है। जरा देखते हैं मैं इसको इधर कैसे एड्रेस करता हूं। ये जो बातें भी की, ऑल कंस्ट्रेंट कोएफिशिएंट अंडर x2, ये आपको नजर आ रहा है, are negative or zeros, meaning that x can be increased indefinitely without violating any of the constraints। कि x2 को आप ये बता रहे हैं कि x2 अनबाउंडेड डायरेक्शन में है, because each unit increase in x2 will increase z by 1। आप एक यूनिट x2 की बढ़ाएं तो z की एक यूनिट बढ़ेगी, तो x2 अगर इंफिनिटी तक जाता है तो z भी इंफिनिटी तक जाएगी। इट मींस आपका जो प्रॉब्लम है उसमें उसका सॉल्यूशन बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है। अभी और चीजें क्लियर हो जाती हैं। इफ एट एनी आइट्रेशन, ये वो बात कर रहा हूं कि ये अब जो डिटेक्शन जो भी कर रहे हैं वो किसी भी आइट्रेशन में हो सकती है। इफ एट एनी आइट्रेशन the constraint coefficients of any non-basic, वो मोस्ट नेगेटिव है या लीस्ट नेगेटिव है मैक्सिमाइजेशन के केस में, और मिनिमाइजेशन में वो मोस्ट पॉजिटिव है या लीस्ट पॉजिटिव है, उसके बारे में कोई बात नहीं, एंटरिंग होना चाहिए, नॉन बेसिक होना चाहिए। इफ एट एनी आइट्रेशन द कंस्ट्रेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ एनी नॉन बेसिक वेरिएबल आर नेगेटिव और जीरोस, देन सॉल्यूशन स्पेस इज अनबाउंडेड। ये नंबर 1 बता दिया। इन दैट डायरेक्शन, ये भी बता दिया कि उसी डायरेक्शन में वो अनबाउंडेड। 2 पॉइंट्स आपने हाईलाइट कर दी, एक तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन और एक किस डायरेक्शन में। तो फिर से गौर कीजिएगा, इफ एट एनी आइट्रेशन, हम इसी आइट्रेशन को ले लेते हैं जो हमें नजर आ रहा है, द कंस्ट्रेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ एनी नॉन बेसिक वेरिएबल, ये भी नॉन बेसिक है, ये भी नॉन बेसिक है, तो कंस्ट्रेंट कोएफिशिएंट इसके और इसके किसी में से भी अगर वो नेगेटिव और जीरोस हैं, इन दोनों में से किसी में भी, देन सॉल्यूशन स्पेस इज अनबाउंडेड। कंस्ट्रेंट कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, और किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में, वो x2 डायरेक्शन में। क्लियर हो गया पॉइंट? बताइएगा। Yes, sir. Yes, sir. Clear है। आगे आते हैं z। इफ इन एडिशन ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट, इस केस में देखें इस ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट उसी कॉलम ऑफ दैट वेरिएबल इज नेगेटिव इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन, ये मैक्सिमाइजेशन और नेगेटिव है, और पॉजिटिव इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन, जो मैंने अभी सपोज करके कहा था पॉजिटिव, देन ऑब्जेक्टिव वैल्यू इज आल्सो अनबाउंडेड। तो अगर ये नेगेटिव है, मैक्सिमाइजेशन है, तो z अनबाउंडेड है, अगर ये पॉजिटिव है और ये मिन है तब भी z अनबाउंडेड होगा। होपफुली आपने इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया होगा। Yes, sir. Yes, इन sir. शॉर्ट मैं जस्ट 2 और 3 मिनट्स में वाइंड अप कर देता हूं, आपने आंसर कैसे करना है। आपको ये मॉडल मिला, ग्राफ से तो सिर्फ बताया गया कि ये अनबाउंडेडनेस है क्या, न दिखाने के लिए।
अलजेब्राइक में ये विजुअलाइजेशन ही होती है, हमें कोई रूल बनाना होता है, तो हम अलजेब्राइक वे में ही सॉल्व करना सीख रहे हैं। ये आपका मॉडल है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाके उसको इधर प्लेस किया, आपने देखा कंस्ट्रेंट नॉन बेसिक वेरिएबल कौन सी, ये इन दोनों के कंस्ट्रेंट कोएफिशिएंट्स देखे, अगर उसमें एक भी ऐसा कॉलम है या ऐसे कोएफिशिएंट्स हैं जो सारे के सारे उस कॉलम में नेगेटिव्स हों और जीरोज हों, कोई पॉजिटिव ना हो, जीरो पॉजिटिव होता है लेकिन उसको अलग से ट्रीट करेंगे, नेगेटिव हो या जीरोज हो, नॉन जीरो कोई ना हो, नॉन जीरो पॉजिटिव ना हो, तो अगर वो नहीं है तो इट मींस सॉल्यूशन स्पेस अनबाउंडेड। एक पॉइंट आपने बताया, फिर किस डायरेक्शन में, उसी कॉलम में बताएंगे कि इस डायरेक्शन में वो अनबाउंडेड है सॉल्यूशन स्पेस। और थर्ड ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट उसी कॉलम का देखेंगे, अगर नेगेटिव है मैक्सिमाइजेशन में तो जी भी अनबाउंडेड है। और ये जो बात मैं इस आइट्रेशन के लिए कर रहा हूं, फर्स्ट आइट्रेशन में हो सकता है फर्स्ट आइट्रेशन में नॉन बेसिक के नीचे आपको ये अनबाउंडेडनेस ना डिटेक्ट हो, सॉल्व करें किसी भी लेवल पे, किसी आइट्रेशन में नॉन बेसिक जो उसका करंट नॉन बेसिक होगा उसके अंदर ये अगर डिटेक्शन होती है तो वही स्टॉप कर दें और बता दें सॉल्यूशन स्पेस अनबाउंडेड, और बता दें किस डायरेक्शन में, उसी वक्त जहां डिटेक्शन हुई है उसको ऊपर वेरिएबल देखें उस डायरेक्शन में, और जी उसी आइट्रेशन के ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट को देखें, अगर वो नेगेटिव है तो जी भी अनबाउंडेड होगा इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन, और इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन वो पॉजिटिव अगर ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट है तो वो अनबाउंडेड होगा जी। तो तीन आंसर करने हैं, सॉल्यूशन स्पेस अनबाउंडेड, डायरेक्शन ऑफ अनबाउंडेडनेस, और थर्ड जी भी अनबाउंडेड है या नहीं। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। यस सर, आ गई सर।